दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपसे बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी के तहत दरोगा की भर्ती निकल कर आई है। जैसा कि मैंने आपको शाम के ही उस ऑफिशियल अपडेट को आपके समक्ष प्रोवाइड किया था, लेकिन कुछ उसमें कमियां रह गई थी, सभी चीज़ों पर उसमें चर्चा नहीं की गई थी। आज का वीडियो आपके समक्ष यूपी ट्रिपल एससी के तहत दरोगा भर्ती 2022 में जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं आप देख पा रहे हैं, आवेदन से लेकर चयन प्रक्रिया तक संपूर्ण प्रोसेस पर हम आपसे चर्चा करेंगे। ठीक है, एक निवेदन आपसे करना चाहूंगा कि अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से शिक्षा से जुड़ी हर अपडेट्स जो है बेहतरीन तरीके से प्रोवाइड की जाती है। तो चलिए एक एक चीजों पर हम आपसे चर्चा करना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली चीज आप यहां ध्यान दीजिएगा कि आपके यहां जो दरोगा भर्ती निकल कर आई है, टोटल पदों की संख्या जो दी गई है वह 701 पद दिए गए हैं, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था। इसके पहले एक वीडियो हमने आपके समक्ष प्रोवाइड किया था जिसमें यह बताया था कि आपके यहां दरोगा की भर्ती जो निकलने वाली है वह सितंबर लास्ट तक निकल जाएगी। और देखिए आज वही सत्य हुआ कि सितंबर लास्ट जाते जाते आपके यहाँ यूपी ट्रिपल एससी के तहत दरोगा की भर्ती निकल कर आई है। पदों पर थोड़ा सा संशय बरकरार था, लेकिन लगभग हमने 1000 पोस्ट पर आपसे चर्चा किया था। ये देखिए 701 पद आपके समक्ष निकल कर आए हैं। तो फिलहाल के लिए ये सारी चीजें आप सभी को पता है। बहरहाल चलिए एक एक चीजों पर और भी हम आपसे आगे चर्चा करना प्रारंभ करते हैं। देखिए यहाँ सबसे पहले आप देख पा रहे हैं रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होगा आप देख पा रहे हैं 17 अक्टूबर से प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, 17 अक्टूबर से आपका रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होगा और लास्ट तिथि आपके रजिस्ट्रेशन और पेमेंट की है 6 नवंबर 2022 तक। ठीक है, 6 नवंबर तक आपकी जो अंतिम तिथि वो रखी गई है दरोगा भर्ती की। और यहां देख पा रहे हैं संशोधन करने की, अगर आपका फॉर्म किसी प्रकार की जो है उसमें त्रुटियां हो जाती हैं तो उसे आप संशोधन कर सकते हैं 13 नवंबर 2022 तक। ठीक है, इतनी चीजें आप देख लीजिएगा, बाकी ऐसे वैसे कोशिश करिएगा कि गलत ना हो तो और अच्छा रहता है। ठीक है, चलिए यहां देख पा रहे हैं सभी के लिए, चाहे वह एससी कैंडिडेट हो, चाहे ओबीसी हो, जनरल कोई भी कैंडिडेट हो, सभी के लिए जो है 25 रुपए शुल्क रखा गया है इस यूपी ट्रिपल एससी के तहत दरोगा में। ठीक है, टोटल फीस कितनी रखी गई है? 25 रुपए। और एज क्राइटेरिया जो आपकी रखी गई है वह 21 से 40 वर्ष रखी गई है। अगर आप 21 से 40 वर्ष के मध्य आते हैं तो बिल्कुल आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन इसमें एक जो है रखा गया है, आपको पीईटी कटऑफ पर बड़ा ही कंफ्यूजन हो रहा था। अच्छा, इसमें वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने 2021 का पीईटी वाला परीक्षा दिया था। ठीक है, अगर आपने पीईटी की परीक्षा दिया है 2021 वाला तो बिल्कुल आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बिना उसके, वैसे अगर देखा जाए तो बिना उसके आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसी पीईटी के रजिस्ट्रेशन नंबर से आपका यह दरोगा भर्ती वाला फॉर्म जो है भरा जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर आपने पीईटी नहीं दिया है तो हम इसमें भर देंगे, कतई ऐसा नहीं कर सकते। पीईटी अगर आपने फॉर्म को डाला था, परीक्षा दिया था, तो तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। एक बड़ा ही कंफ्यूजन आपको प्राप्त हो रहा था कि पीईटी की कट ऑफ क्या हो सकती है। ठीक है, और यहाँ आरक्षण का लाभ किसे मिलेगा, ईडब्ल्यूएस संबंधित कुछ सूचनाएं हैं, सभी चीजों के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। यहाँ टोटल पदों के विवरण के तहत अगर हम बताएं आपसे, जो टोटल 701 पद आपके रखे गए हैं वह अनरिजर्व कैटेगरी मीन्स जो जनरल कैंडिडेट होते हैं उनके लिए आप देख पा रहे हैं 288 पोस्ट रखे गए हैं। ओबीसी की अगर हम बात करें तो 163, ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें, ईडब्ल्यूएस अभी हाल ही में इसके तहत वैकेंसी आने लगी, उसके पहले नहीं आती थी। ठीक है, ईडब्ल्यूएस को इन सभी में समाहित कर दिया जाता था। ईडब्ल्यूएस 70 और एससी कैंडिडेट अगर हम कहें तो 160 रखे गए हैं। एसटी के लिए टोटल 20 पोस्ट रखे गए हैं। अच्छा, इधर आप देख पा रहे हैं महिला के लिए अगर हम बात करें, ठीक है, महिलाओं के लिए अनारक्षित वर्ग में जो आती हैं ये देख पा रहे हैं 164। ठीक है, सॉरी 140 पोस्ट रखी गई है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के अगर आप आश्रित हैं तो आप सभी के लिए 14 पोस्ट रखा गया है। और भूतपूर्व सैनिक के लिए 35 रखी गई है। अगर आप खिलाड़ी हैं तो खिलाड़ी के लिए 14 पोस्ट रखी गई है। और पीएच मीन्स हैंडीकैप के लिए कोई भी पोस्ट नहीं रखी गई, वैसे ये इसमें वैलिड होंगे ही नहीं। ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ में आई हैं। अब हम एक एक चीजों पर और आगे आपसे चर्चा करते हैं।
हैं। यहाँ देखिए योग्यता लिखी गई है, आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए। पीटी की अगर हम बात करें तो पीटी में सभी लोग जो है पीटी के लिए सभी लोग इसमें अप्लाई किए होंगे, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनके जो अगर देखा जाए तो आर्ट से रहे होंगे, है ना। आर्ट वाले अगर देखा जाए तो आप देख पा रहे हैं सारे सब्जेक्ट लिखे गए हैं, ठीक है। इन सभी सब्जेक्ट में से आपके पास उपयुक्त में से 2 सब्जेक्ट होना अनिवार्य है। किसमें? ग्रेजुएशन में। पहली चीज तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, स्नातक आपका फाइनल होना चाहिए, ठीक। उस फाइनल के तहत आप सब्जेक्ट को देख पा रहे हैं। पीटी की हमने कहा आपसे, पीटी में आर्ट वाले डाले होंगे, साइंस वाले सभी लोग अप्लाई किए होंगे, लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज यहाँ देखिए लिखी गई है योग्यता पर, ठीक है। योग्यता आपका स्नातक होना चाहिए, गणित होना चाहिए, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, वानिकी विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, कृषि विज्ञान, सांख्यिकी और पर्यावरण, ठीक है। इतने सब्जेक्ट आपके रखे गए हैं। इनमें से आपके पास 2 सब्जेक्ट फाइनल होना चाहिए। अगर आपके पास कोई एक सब्जेक्ट है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, चाहे वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान होना चाहिए, वानिकी, भूगर्भ होना चाहिए। मीन्स कहा जाए तो 2 सब्जेक्ट होना इसमें अनिवार्य है। अगर एक ही सब्जेक्ट है तब आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इतनी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अच्छा, यहाँ और चीजें रखी गई हैं पीईटी कट ऑफ और आरक्षण से संबंध में, अभी उसको हम आपके समक्ष आगे चर्चा करते हैं, ठीक है। आगे हम आपसे अगर कहें, देख पा रहे हैं यहाँ 2 सब्जेक्ट आपका होना अनिवार्य है। फिजिकल आपके लिए क्या क्या चाहिए, ठीक है। फिजिकल के बारे में देखिए लिखा गया है, लंबाई जो पुरुष वर्ग की होनी चाहिए वह 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। पुरुष वर्ग की जो आपकी लंबाई होनी चाहिए ये आप देख पा रहे हैं 163 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए। आगे आप देख पा रहे हैं आप लोगों के समक्ष महिला दिया गया है। महिला के लिए जो आपकी होनी चाहिए 150 सेंटीमीटर महिलाओं की हाइट होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, अब हम बात करें चेस्ट की, ठीक है। जो अगर देखा जाए तो महिला का चेस्ट 84 सेंटीमीटर और पुरुष का जो होना चाहिए, सॉरी इसमें थोड़ा सा त्रुटियां हुई हैं, यहाँ देखिएगा, इनका होना चाहिए महिला का 79 होना चाहिए, यहाँ इनका 84 होना चाहिए, ठीक है। पुरुष का 84 सेंटीमीटर और महिला का 79 सेंटीमीटर चेस्ट इनका होना चाहिए। आगे अगर हम इन सभी की बात करें, चाहे अच्छा ये तो ठीक है, देखिए ये सारी चीजें आप देखिएगा। महिला और पुरुष का अगर हम चेस्ट फुलाने पर कहें तो 5 सेंटीमीटर इनका चेस्ट जो है वो फूलना चाहिए, ठीक है। इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। आगे हमने आपसे कहा कि पीईटी कट ऑफ को लेकर, अच्छा एक परीक्षा को लेकर आप सबको सबसे बड़ा डाउट बना हुआ है, इस दरोगा भर्ती के तहत इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, ठीक है। देखिए अगर हम आपसे बात करें तो फिलहाल के लिए अभी इसका सिलेबस कोई निर्धारित नहीं किया गया है, लेकिन जहां तक ये उम्मीद आपसे जताई जा रही है कि इसके तहत आपका जीएस होगा, ठीक है, जीएस होगा और रीजनिंग आपकी होगी, रीजनिंग के साथ आपका मैथ होगा, रीजनिंग के साथ आपका मैथ हो जाएगा और इसमें हो सकता है हिंदी, ठीक है, हो सकता है क्या हिंदी रहेगी। जीएस होगा, रीजनिंग के साथ मैथ भी रखा जाएगा और हिंदी रखी जाएगी। फिलहाल के लिए सिलेबस की चर्चा हम आगे करेंगे जब बेहतरीन तरीके से सब कुछ आपके समक्ष जारी कर दिया जाएगा। जब तक सिलेबस नहीं आता तब तक जो है थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता रहता है। फिलहाल के लिए जीएस, रीजनिंग, मैथ और जो है आप हिंदी को टारगेट बनाकर अभी से चलिएगा, क्योंकि ये सब चीजें अगर जिनकी स्ट्रांग होते हैं कोई भी परीक्षा वो बीट करने से बाज नहीं आते हैं, ठीक है। बहरहाल इतनी चीजें आप समझे होंगे। अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस से संबंधित सूचना पर, देखिए अभी अगर हम कहें आपसे ईडब्ल्यूएस संबंधित आपको बड़ा ही कंफ्यूजन रहता है कि हमारा ईडब्ल्यूएस कब का होना चाहिए, तो देखिए ईडब्ल्यूएस के बारे में आप देख पा रहे हैं एक स्क्रीनशॉट लगा है जो कि आपके ऑफिशियल नोटिस से ही लगा है, ठीक है। इसमें लिखा गया है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी जिनके परिवार के समस्त स्रोत वेतन, कृषि, व्यापार, व्यवसाय आदि से आय आवेदन करने से पूर्व वर्ष की आय 8 लाख से कम है, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिए जाने संबंधित उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या, ये आप पढ़िएगा, दिनांक 31 अगस्त 2020 में विहित शर्तों को पूरा करते हैं को 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस अनुमन्य होगा। जिन अभ्यर्थियों द्वारा ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अंतर्गत आवेदन किया जा रहा है उनके द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व निर्गत आवेदन करने वाले वित्तीय वर्ष
2022-23 हेतु ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र धारित किया जाना अनिवार्य है। इसमें साफ तौर पर आपसे कहा जा रहा है कि जब आपका आवेदन किया जा रहा है, ठीक, आवेदन से पहले का आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, जो कि यही चीजें सेम जो इसमें ईडब्ल्यूएस दिया गया है वही सेम चीजें आपकी जो अभी हाल ही वर्तमान में लेखपाल की भर्ती चल रही है उसमें भी ईडब्ल्यूएस इतने का ही आपका होना चाहिए, ठीक है। वैसे अगर देखा जाए यूपी ट्रिपल एससी ईडब्ल्यूएस इसी तरह की ही बात को मानती है। फिलहाल के लिए इतनी चीजें आपको समझ में आई होगी। ईडब्ल्यूएस संबंधित सूचना हमने आपको बताया। अच्छा, यहाँ पीईटी की कट ऑफ पूछ रहे थे। देखिए पीईटी की कट ऑफ पर अगर हम बात करें तो अगर आपका परसेंटाइल 90 से 92 93 बन रहा है, ठीक है, 90 से 92 93 अगर आपका पीईटी कट ऑफ बन रहा है भैया तो आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वैसे अगर कम भी है तब भी आप कर दीजिएगा, मुझे आपत्ति नहीं है। बट अगर आपका परसेंटाइल जो है 90 से 92 93 बन रहा है, 90 के ऊपर होना चाहिए, ठीक है, 90 के नीचे रहेगा तभी आप कर दीजिएगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप मत करिएगा। बहरहाल 90 के ऊपर है तो आपके लिए बेस्ट है ना। 90 के ऊपर रहना चाहिए आपका परसेंटाइल, ठीक है। आरक्षण का लाभ किसे मिलेगा? देखिए आरक्षण का लाभ अगर हम कहें आपसे, जैसे आप एससी हैं, ओबीसी हैं, एसटी हैं, तो आपके पास उत्तर प्रदेश सरकार का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपके समक्ष होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो बिल्कुल आपको जो है लाभ नहीं मिल पाएगा। आप किसके अंतर्गत आ जाएंगे? अनरिजर्व के अंतर्गत आपका सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। भले ही आप एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट आते हैं, उससे कोई मतलब नहीं होता जब तक आपके पास जो है जाति प्रमाण पत्र नहीं होगा। अच्छा, एक चीज और पूछ रहे थे, जाति जो है इसमें और अगर देखा जाए तो जो उत्तर प्रदेश से बाहर के कैंडिडेट होंगे उनको, चाहे वो एससी कैंडिडेट हो चाहे ओबीसी कैंडिडेट हो, कोई भी कैंडिडेट हो, उनको जो है अनरिजर्व के तहत ही रखा जाएगा। उनको छूट में कोई भी वरीयता नहीं दी जाएगी उत्तर प्रदेश के बाहर के कैंडिडेट के लिए, ठीक है। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो बहरहाल ठीक है, आपके लिए तो आरक्षण का लाभ है, लेकिन उत्तर प्रदेश के बाहर के कैंडिडेट अगर आप हैं तो आपके लिए छूट का कोई भी प्रावधान इस भर्ती में नहीं रखा गया है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि बातें आपको समझ में आई होंगी। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।